वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज बीकॉम 5th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो लास्ट वीडियो में हम यूनिट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे 8 चैप्टर थे, बट हमने सिर्फ 3 चैप्टर किया और इन 3 चैप्टर से हमारे 15 नंबर के 3 क्वेश्चन हम पेपर में देखेंगे। अब हमारा यूनिट 2, अगर आप इसका सिलेबस देखो ना, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज एक चैप्टर है, मर्चेंट बैंकिंग है और म्यूचुअल फंड। मतलब ये 3 टॉपिक हैं और इन 3 से हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, प्लेयर्स क्या हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में और काइंड्स क्या हैं। तो 1 बाय 1 जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ख़त्म किया था हमारा प्राइमरी के बाद, है ना। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखो, बहुत हेल्प होएगी उससे। सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम हमारा कैपिटल मार्केट 2 चैप्टर डिस्क्राइब कर रहा है हमारा। तो इसके अंदर क्या है, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंजेस बोलते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट कौन है, कहाँ से आए। कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारा फ्रेश इशू या न्यू सिक्योरिटीज़, या वो जो एक टाइम के लिए इशू होंगे, और सेकेंडरी में हमारे जो सेकंड टाइम इशू हो रहे हैं, जो दोबारा से इशू हो रहे हैं, या फिर जो हमारे बार बार इशू होते हैं, तो सेकेंडरी में वो आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम फंक्शंस करेंगे। इंश्योर करता है लिक्विडिटी हमारे कैपिटल का, कॉन्टिन्यूस मार्केट है सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए, एवेल्युएशन है सिक्योरिटीज़ का, मोबिलाइज करता है हमारे सरप्लस सेविंग, हेल्प करता है रेस करने में हमारा न्यू कैपिटल, सेफ्टी है डीलिंग की, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है, प्लेटफॉर्म है पब्लिक डेट के लिए, क्लियरिंग हाउस है बिजनेस इन्फो के लिए, और स्मूथ करता है हमारे प्राइस के मूवमेंट्स को, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हमारे इम्पोर्टेंस भी बन जाते हैं, बेनिफिट्स भी बन जाते हैं। तो ट्रेडिंग, हमारे ट्रेडिंग में रेगुलेट करता है, ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी, कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस की डिस्कवरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करता है। अब अगर पेपर में बेनिफिट्स आएगा तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, बस आपने पॉइंट्स दे देने हैं कि बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स को ये है, कम्युनिटी को ये है और कंपनी को ये है। सेम पॉइंट्स ही रहेंगे। अगर मैं इस चैप्टर से और टॉपिक्स की बात करूँ ना, जो आप कर सकते हो फॉर 5 मार्क्स, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में है ही नहीं, हमने 3 चीज़ें देखी ना, तो इससे मैंने ये सारी चीज़ें स्किप ही की थी। बट जैसे इसके अंदर हमारा था ये मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, बीएससी, एनएससी, उसके एडवांटेजेस। एनएससी हमारा सबसे बड़ा है, अगर पेपर में वैसे एनएससी आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा वो है, नेशन वाइड रीच है, स्प्रेड स्पीड है, लिक्विडिटी है। तो OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो ये कुछ है। इसके बाद एक और टॉपिक है आई गेस इसमें, लिस्टिंग और सिक्योरिटीज, तो आप स्किप कर सकते हो। ट्रेडिंग, सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें ना पेपर में कभी ही देखने को मिलेगी, तो जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर भी आएंगे। फंक्शनरीज क्या है स्टॉक एक्सचेंज के, ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है। तो जॉबर्स, ब्रोकर, सब ब्रोकर, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स, मार्केट के हमारे मेकर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर इसके बाद हमारा जो बुक में दिया हुआ है स्पेकुलेटर्स के टाइप्स, इसमें ज़रूरत भी नहीं है, पता नहीं इन्होंने क्यों टॉपिक डाले हुए हैं। ये अगर आइडिया होगा तो हमने ये सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस में पढ़े थे। तो इस चैप्टर से एज सच कुछ और नहीं है करने वाला। 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को रख सकते हैं हम, वो भी ऑप्शन में। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग, फिर हम इसके अंदर इसके करेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं। इनटैंजिबल, डायरेक्ट सेल है, हेट्रोजेनिटी, फ्लक्चुएशन से डिमांड में, प्रोटेक्ट करता है हमारे कस्टमर्स के इंटरेस्ट, लेबर इंटेंसिव है, जोग्राफिकल डिस्पर्शन है, लैक करता है हमारे स्पेशल आइडेंटिटी, इंफॉर्मेशन बेस्ड है लेकिन ये रिक्वायर करता है हमारे क्वालिटी लेबर। तो इसके अंदर रेगुलेट करता है इन्वायरमेंट को, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, रिस्क मैनेजमेंट है, पेरिशेबिलिटी है, कस्टमर के ओरिएंटेड है, इनसेपरेटेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में
सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज के करेक्टरिस्टिक्स किए हमने। अगर इसमें मीनिंग की बात है तो फाइनेंशियल सर्विसेज को हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स या फिर सेटिस्फेक्शन जो कनेक्टेड हैं विद द सेल ऑफ मनी, जो ऑफर करते हैं यूजर्स और कस्टमर्स को फॉर फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऐसी ही होती है, याद ही करनी पड़ेगी। इसके बाद जो इस चैप्टर से था ना, ये जितने भी चीज़ें दी हुई है हमें, चैप्टर ऐसे करोगे तो 50 पेज का है, बट मैंने इसको एक ही पेज में लिखा था ताकि अगर मेरे को एग्ज़ाम में याद करना है ना तो मैं अपने तरीके से कर सकूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने करे थे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में हमारे कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर हमारे डेवलपमेंट बैंक्स आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारा इंडिविजुअल फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, फॉरेन बैंक, इन्वेस्टर्स और सेंट्रल। अनऑर्गेनाइज में हमारे इंडिजीनियस बैंकर्स और मनी लेंडर्स आ जाएंगे। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके अंदर हमारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट रेटिंग इंश्योरर कंपनीज और हेज फर्म्स। तो ये ब्रोकर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पेंशन फर्म इसी में ऐड ऑन हो जाएंगे। इसके बाद ये सारे सिर्फ बैंकिंग के थे। फिर है हमारे नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग के ऑर्गेनाइज में कौन से आ जाएंगे हमारे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड मर्चेंट बैंक। फिर है हमारे अनऑर्गेनाइज, जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, चिट फंड्स और या फिर हमारे नॉन बैंकिंग, जिसके अंदर हमारा निधि या फिर म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी आ जाएगी। फिर थर्ड है हमारे इंस्टीट्यूशनल। तो इस चैप्टर से और एक और टॉपिक जो है हमारा करने वाला रोल। तो रोल क्या है, जो हमारे फंक्शंस थे, कैपिटल फॉर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करना, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, रिसोर्स के एलोकेशन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ग्लोबलाइजेशन करना फाइनेंस की, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन उसकी मैनेजमेंट, पेमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, रेगुलेट करना कंप्लायंस को, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, कस्टमर का प्रोटेक्शन, मार्केट की सफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, क्राइसिस के मैनेजमेंट। तो कितने सारे पॉइंट्स लिखे हुए ना, बट जो मेरे को आसान लगते थे ना मैं वही कर लेती थी। और फंक्शंस भी मैंने दोबारा यहीं पर लिख लिए थे कि इन 2 पेज में मेरा 50 पेज का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और पेपर में यही क्वेश्चन आएगा इससे, अगर आया रोल आ जाएगा, रोल फंक्शन या फिर ये हमारे बैंकिंग नॉन बैंकिंग। ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर यहीं पे, यही सारी चीज़ें बुक में दी हुई है, ये बुक से ही लिखे हैं, ये खुद से नहीं बना के लिखे हुए। तो फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे ये टॉपिक्स हो गए। इसके बाद है हमारा मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग के आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है 2016 में रोल पूछा है, 17 में रोल इम्पोर्टेंस, 18 में मेरिट्स, मीनिंग इवैल्यूएशन फंक्शन, 19 में फिर से फंक्शन, 20 में स्कोप और फंक्शन, 21 में स्कोप, इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन और फंक्शन, 22 में इवैल्यूएशन और रोल, 23 में नेचर इवोल्यूशन फंक्शन। तो हमें इससे इतना तो समझ आ रहा है कि हमें रोल करना है, इम्पोर्टेंस करनी है। रोल इम्पोर्टेंस फंक्शन, तो इम्पोर्टेंस फंक्शन एक चीज़ हो गई, रोल मीनिंग अपनी जगह है, और इवैल्यूएशन या इवोल्यूशन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग या कंसेप्ट, तो उसके लिए आप कोई भी एक डेफिनेशन इसकी ज़रूर कर लेना। इन्होंने वैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी भी हुई है कि डिक्शनरी मीनिंग क्या है हमारे मर्चेंट बैंकिंग का। ये पॉइंट करता है हमारे मर्चेंट बैंक्स को एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो अंडरराइट करते हैं हमारे सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेशंस के लिए जो एडवाइस करते हैं हमारे क्लाइंट्स को, जो इन्वॉल्व होते हैं इन द ओनरशिप ऑफ कमर्शियल वेंचर्स। तो डेफिनेशन हो गई। फिर इसके अंदर ये चीज़ें दी हुई है कि प्री इंडिपेंडेंस सीधा क्या था, पोस्ट क्या था, ये सब चीज़ें
आप एक बार देख सकते हो कि सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले हमारा आएगा प्री, फिर पोस्ट। प्री में हमारा जो हमारे अर्ली 20s है, पोस्ट के अंदर हमारा कैसे ग्रोथ हुआ और कैसे फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन था हमारा, फिर एंशियंट मिडीवल, और फिर हमारा इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा इंस्टीट्यूशन का, दैट इज़ 1970s। फिर हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1980 में हमारा आरबीआई और सेबी का, और फिर हमारा ग्रोथ हो जाएगा 1990 से, जिसके अंदर हमारा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारे 1990s के लेट 2000 ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर हमारा करंट लैंडस्केप कि आज के केस में कि क्या हमारे वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है टू एडवाइजरी। तो एवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें हैं। तो जो इन्होंने लिखा हुआ है ये ऐसे फॉर्मेट में, वो हमने पॉइंटर्स में कर लिया। कमर्शियल बैंक्स और मर्चेंट बैंकिंग ये स्किप कर सकते हो। फिर मर्चेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये रेफर करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कंडक्ट करते हैं हमारे अंडर राइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंसिंग, फंड रेजिंग फॉर लार्ज कॉरपोरेशंस। तो ये डील करेगा हमारे इंटरनेशनल फाइनेंसिस में जो इंटरमीडिएटरी है हमारे कंपनी और इन्वेस्टर्स के केस में, जो हेल्प करेगा हमारे बिजनेसेस को रेज करने में कैपिटल और मैनेज करने में फाइनेंशियल रिस्क। तो एग्जांपल्स है एसबीआई कैपिटल मार्केट, पंजाब नेशनल बैंक, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है हमारे मर्चेंट बैंकिंग की, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। कॉरपोरेट काउंसलिंग जिसके अंदर ये इंश्योर करेगा हमारा एफिशिएंट रनिंग ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइज। इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट काउंसलिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये एग्जाम्पल है कि हम कैसे फोरकास्ट करते हैं हमारे डाइवर्सिफिकेशन रेंज ऑफ फंड जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड, प्रोजेक्ट की काउंसलिंग। तो इसके अंदर हमारा स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट होता है विद रेफरेंस टू एस्पेक्ट्स जैसे हमारे इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, वेदर हमारे इन्वेस्टर्स के लिए होंगे या नहीं होंगे, हमारे लिए हेल्पफुल होंगे नहीं होंगे, बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो कंपनी प्रोजेक्ट को रिव्यू करता है, प्रोजेक्ट के आइडिया को, फिर उसे स्टडी करता है, फिर एडवाइस करता है अगर उसमें चेंज की ज़रूरत है। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज ये एम करते हैं कि हम रिड्यूस कर देंगे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लेस शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो इसके अंदर एडवाइस आ गया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये हेल्प करता है हमें हैंडल करने में उसके क्लाइंट के पोर्टफोलियो को एक एफिशिएंट मैनर में, ताकि हम अचीव कर सके हमारे टर्म ऑब्जेक्टिव को, कीपिंग अदर थिंग्स कन्वीनियंट। तो पोर्टफोलियो एक क्लाइंट का कंटेन कर सकता है वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जैसे हमारे इक्विटी, डिवेंचर। तो ये हेल्प करता है इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके रिटर्न को और मिनिमाइज कर सके रिस्क को। इशू मैनेजमेंट क्या है, इसके अंदर न्यू पब्लिक इशू होते हैं ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनीज जैसे हमारे इक्विटी प्रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारे लोन क्रेडिट सिंडिकेशन। तो इसके अंदर क्या है, एक लोन को हम एनालाइज करते हैं बाय एन मर्चेंट बैंक उसके क्लाइंट्स के लिए। वो बड़ा भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं मर्चेंट बैंक से जो उसे फाइनेंस करता है उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट को, जो फॉलो करता है नेक्स्ट स्टेप को विच इज़ डिजाइंड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रोमोट करता है इन प्रोजेक्ट एंड इट्स एस्टिमेशन। नेक्स्ट, अरेंजिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को हम कंसिडर इसको पहले कंसिडर नहीं करते थे हमारी मर्चेंट बैंक एक्टिविटी में, बट अब इसको हम पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंक फंक्शन करते हैं। ये डेफिनेशंस है, आप खुद पढ़ के इनको कर सकते हो, वरना आप 15 नंबर के उस क्वेश्चन में आप पहले तो पॉइंट्स हेडिंग्स याद करो, फिर बाद में सोचो कि आपने इसका कंटेंट क्या लिखना है। तो बिल डिस्काउंटिंग, एक्सेप्टिंग क्रेडिट, लीज फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल। तो इन्वेस्टर प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप कंपनीज के लिए एंड स्मॉल बिजनेसेस ताकि उनके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रहे। फिर हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, हमारे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं,
स्पेशलाइज में ये आप पूरा इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने वैसे सिर्फ इनके नाम ही किए थे, पेपर में सिर्फ नाम ही लिखे थे और अंदर कंटेंट अपने हिसाब से लिख दिया था। तो ये 12 पॉइंट दिए हुए हैं। इसकी साइड में मैंने और भी लिख दिए थे, जैसे प्राइवेट इक्विटी, फंड मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, अंडरराइटर सर्विसेज मैनेजर, हमारे मर्जर और एक्विजिशन के एडवाइजर्स, प्रोजेक्टिव फाइनेंस। और रोल एज सच इस क्वेश्चन का मैंने पॉइंटर्स में किया था। तो कैपिटल फॉर्मेशन, रेजिंग, रोल ऑफ रिसोर्सेज, बेटा एंटरप्रेन्योर, अंडरराइटिंग, एडवाइजरी सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, रेगुलेटरी कंप्लायंस, फाइनेंशियल एडवाइजरी, वेल्थ पोर्टफोलियो। तो ये ऐसे पॉइंट इसमें लिखा होता था ना, तो मेरे को ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो मैंने हमेशा पॉइंटर्स ही किए। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो सकते हैं हमारे, तो कैपिटल रेजिंग में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, अंडरराइटर, जो यहाँ पे थोड़ा मेसअप करके लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे पॉइंटर्स में लिख दिया। तो इस चीज़ को चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हमारा रोल हो गया। मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया अगर पेपर में आता है तो यही पॉइंटर्स हम लिख देंगे। फिर मर्चेंट बैंकिंग से मेन क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा यहीं पे ख़त्म। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इस चैप्टर से और कुछ नहीं बनेगा एज सच। मेन क्वेश्चन जिसकी इम्पोर्टेंस वैसे लिखी हुई है, बट एज सच पेपर में जितना गया उतना भी बहुत है। लास्ट चैप्टर जो होगा हमारा म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इससे पेपर में क्वेश्चन। ये चैप्टर कोई भी गलती से भी मिस मत करना। और इस चैप्टर से हमने 2 ही टॉपिक्स करने हैं, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इस चैप्टर से ये गलती मत करना कि पिछले सालों में तो म्यूचुअल फंड ही दिख रहा है, पर क्या होता है कि 4-5 सालों में से 1 साल में हमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड के एक ही क्वेश्चन है टाइप्स, और एक्सचेंज का भी टाइप्स, दोनों के टाइप्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, वो हम साथ में कर लेंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड टाइप अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, तो पब्लिकली हो जाएंगे, जिसके अंदर हमारे स्मॉल और मीडियम हाउस होल्ड सेक्टर्स आ जाएंगे। सेकंड हमारे प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर हमारे बड़े आ जाएंगे। अब सेकंड है हमारा स्कीम ऑफ ऑपरेशन या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले है ओपन एंडेड स्कीम या फिर फंड, जिसके अंदर इन स्कीम्स के कोई भी फिक्स मेच्योरिटी है, एंट्री नहीं होती, और ये रिडीम किए जा सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो ये नॉन लिस्टेड होते हैं। क्लोज एंडेड या हमारे क्लोज एंडेड स्कीम्स या क्लोज एंडेड फंड, इनकी मेच्योरिटी होती है, फिक्स्ड भी होता है और इनिशियल इशू भी होता है। फिर हमारे इंटरनल इंटरवल स्कीम फंड, ये ओपन होते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड और इनके क्लोज हो जाते हैं ये। तो परमिटेड है बाय सेबी, फिक्स्ड प्रीडिटरमाइन इंटरवल है। अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, तो सबसे पहला हमारा इनकम, इसके अंदर हमारे मैक्सिमम करंट रिटर्न इनकम मिलती है इन्वेस्टर्स को। ग्रोथ, जो हमारे ग्रोथ के रिलेटेड मिलेंगे। बैलेंस या फिर कंजर्वेटिव फंड्स, तो ये दोनों चीज़ों पे स्पेंड करेंगे, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक पे। स्टॉक और इक्विटी फंड, ये मेनली इन्वेस्ट करते हैं इन शेयर्स ऑफ कंपनी। बॉन्ड फंड, ये फंड एम्प्लॉय करते हैं रिसोर्सेज को इन बॉन्ड्स। स्पेशलाइज्ड फंड्स, ये वो फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी में। लिवरेज फंड, फिर है हमारा टैक्सेशन और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन डोमेस्टिक हो जाएगा जहाँ पे हमारी विद इन द कंट्री हो रही है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, ऑफ शोर फंड, मतलब हमारा आउटसाइड द कंट्री। और लास्ट है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसके अंदर हमारे आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे हमारे लार्ज कैपिटल, मीडियम कैपिटल, शॉर्ट कैपिटल, जो हमारा स्मॉल कैपिटल होता है। तो ये है हमारा बेस क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, ओनरशिप, ऑपरेशन, पोर्टफोलियो और मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके अंदर हमने ओनरशिप में पब्लिक प्राइवेट देखे, स्कीम ऑफ ऑपरेशन में क्लोज ओपन, पोर्टफोलियो में हमारे इनकम, इंडेक्स, सेक्टर, टैक्सेशन, ग्रोथ, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड एंड लीवरेज, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमारे लार्ज, मिड और स्मॉल। और लास्ट में आपके अदर्स आप लिख सकते हो, लोन फंड्स, नॉन लोन फंड्स,
फिर है हमारे एडवांटेजेस। तो ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, लिक्विडिटी देगा, रिस्क कम कर देगा। टैक्स के एडवांटेज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लो ऑपरेशन कॉस्ट है, एक्सपर्ट है हमारे सुपरविजन और मैनेजमेंट में, हायर रिटर्न्स है और हमारा इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन है। फिर म्यूचुअल फंड इन इंडिया, अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आएगा तो आप क्या करोगे, मीनिंग दोगे, इसके फीचर्स दोगे, एडवांटेजेस दोगे एंड देन आप टाइप्स बता सकते हो। फिर प्रॉब्लम्स क्या है म्यूचुअल फंड की, तो सबसे पहले हमारे लिक्विडिटी की क्राइसिस है, शॉर्ट टर्म फोकस है, लैक है अवेयरनेस में, इनोवेशन में, ट्रांसपेरेंसी में, ज़्यादा फीस है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, इनएडिक्वेट रिसर्च, रेगुलेटरी चैलेंजेस है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स है, सर्विसेज में डिले है, इन्वेस्टर की एजुकेशन या इन्वेस्टर की पुअर एजुकेशन, नो रूरल सेक्टर इंटर इन्वेस्टमेंट बेस, डाइवर्सिफिकेशन है इसके अंदर, ओवर, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कौन से हैं, ये हमारे बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट फंड ट्रेडेड है स्टॉक एक्सचेंज में लाइक स्टॉक्स। तो एक ईटीएफ होल्ड करता है हमारे एसेट्स, जो हमारे स्टॉक्स, कमोडिटीज, बॉन्ड, ट्रेड्स होते हैं, जो हमारे नेट एसेट्स के वैल्यू के ओवर द कोर्स ऑफ ट्रेडिंग डे, मतलब सारे टाइम में। तो कुछ कॉमन दिए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। अब फीचर्स क्या हैं, ये बॉट एंड सोल्ड कर हो सकते हैं कहीं पर भी अक्रॉस द कंट्री, इनकी कोई नेट एसेट वैल्यू नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन है, जो एक्सपेंस रेशियो है वो लोअर रहता है हमारे ज़्यादातर इनका। तो टाइप्स क्या हैं, सबसे पहला हमारा इंडेक्स, जिसके अंदर हम ट्रैक करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स बाय होल्डिंग इट्स पोर्टफोलियो। सेकंड है बॉन्ड, तो इसके अंदर आपके आ जाएंगे जो इन्वेस्ट किया गया है बॉन्ड में। फिर है कमोडिटी या फिर फिजिकल कमोडिटी, जिसके अंदर हमारे इक्विटी ईटीएफ आ जाएंगे, गोल्ड ईटीएफ आ जाएगा और लिक्विड ईटीएफ आ जाएगा। फिर इसके डिफरेंस दिए हुए हैं, तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस है कॉस्ट में, टैक्सेशन में, एक्सपेंस रेशियो में और ट्रेडिंग में। इसके एडवांटेजेस क्या है, लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, लो एक्सपेंस, कम कॉस्ट है, बाइंग और सेलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, टैक्स की एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, मार्केट का एक्सपोजर है और डाइवर्सिफिकेशन है। तो डिविडेंड्स को हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारे लिमिटेड है लार्ज कंपनीज के लिए, इंट्रा ट्रेड प्राइसिंग ओवरकिल हो सकती है, बिग एट स्प्रेड है जो ज़्यादा हो सकता है, हायर कॉस्ट है, लो डिविडेंड यील्ड्स हैं, लेवरेज ईटीएफ रिटर्न है। बाकी इस चैप्टर से कुछ नहीं करने वाला है, ये बहुत है करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही ऑलमोस्ट, ये सारा पोर्शन आपका इग्नोर कर सकते हैं आप। वैसे तो हमारा ये वाला फैक्टरिंग चैप्टर है ना, अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना तो ये भी बहुत बार आया हुआ है। तो 2016 में इसके मेरिट्स पूछे हैं, फंक्शंस, फैक्टर्स, बेनिफिट्स, 2017 में फंक्शन फैक्टर्स, 2019 में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर फीचर के फॉर 15 मार्क्स, नेचर क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। तो टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बेन जो हमारा किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग होता है, फिर उस चैप्टर के पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और फिर उसके अगर कुछ टाइप्स वगैरह आते हैं तो वो, तो यही 3 क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी हमारे इंट्रोडक्शन, हम मीनिंग पे ही आ जाते हैं। तो फैक्टरिंग को हम ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, रिलेशनशिप जो क्रिएट किया जाता है बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर ऑफ गुड्स या सर्विसेज और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे हम फैक्टर बुलाते हैं। लेकिन जो हमारे लेटर परचेजेस होते हैं, जो रिसीवेबल्स होते हैं फॉर्मर, और जो कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्टर को, वो रिसीवेबल्स होते हैं हमारे फॉर्मर के। तो फैक्टरिंग को हम एक रिलेशनशिप ही डिफाइन करेंगे बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द बिजनेस, जहाँ पे हमारा सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज है। इतना कर लोगे बहुत है, बाकी चीज़ें छोड़ दो, मतलब इसमें सिर्फ ये पहली 2 लाइन कर लेना, दैट इज़ इनफ। तो फैक्टरिंग एक अरेंजमेंट है बिटवीन अ फैक्टर और उसके क्लाइंट्स, जिसके अंदर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, फाइनेंस, कलेक्शन ऑफ डेट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क। ये टर्मिनोलॉजी छोड़ दो। नेचर,
फाइनेंशियल नेचर है, रिस्क है इसके अंदर, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, स्पेशलाइजेस है, और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। मैकेनिज्म छोड़ सकते हो आप। पार्टीज, पार्टीज में कुछ नहीं है, बायर, सेलर और हमारा फैक्टर जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसे ज़रूर आप डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, ये हमारे पेपर में आया जो लास्ट ईयर पेपर में हुआ है हमारे 2024 का 5th सेम का जो लेटेस्ट है। तो हमने भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। तो ये क्वेश्चन मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, मैंने ना सिर्फ जैसे मीनिंग की अभी हमारी बात हुई तो मीनिंग में ही ये 3 चीज़ें डाल दी कि क्या पार्टीज़ हैं। बेशक हमें पूरा पेपर ना आए, लेकिन अब इस चैप्टर में से मैंने जो भी किया होगा ना तो मैंने वो सारा ले दिया। अब बुक में अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग क्या क्या दिया हुआ है, कोर्स रिकोर्स जिसके अंदर हमारे सेकंड एडवांस मैच्योरिटी, थर्ड कन्वेंशनल फूड फैक्टरिंग, फोर्थ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, फिर लिमिटेड फैक्टरिंग, सिलेक्टेड सेलर बेस्ड फैक्टरिंग, सिलेक्टेड बायर बेस्ड फैक्टरिंग, डिस्क्लोज्ड अनडिस्क्लोज्ड। तो ये हमारे कितने हुए, 8 हुए। अगर 8 को पेपर में आप कैसे लिख सकते हो, अब ये डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज को अलग लिख दो, तो 9 हो गए, 9 यहाँ पे हो गए, ये 2 बढ़ गए, 11 हो गए हमारे, इनको और कर लो, 13 पॉइंट हो गए, अभी भी 13 पॉइंट हुए 15 नंबर के क्वेश्चन में। अब अगर कोई हर एग्जामिन जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है उसे हर बच्चे की उसमें सिर्फ ये 4 मतलब जितने 8 पॉइंट है हमारे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 8 पॉइंट मिलेंगे तो वो सबको सेम नंबर देगा। बट अगर एक उसको आंसर शीट मिल गई जहाँ पे उसे कुछ और पॉइंट्स मिल गए तो वो उसको कुछ और एक्स्ट्रा नंबर दे देगा। तो मैंने इसके अंदर क्या ऐड ऑन किया था, एसेट, asset factoring, tax based factoring, freight factoring, inventory factoring, trade factoring, franchisee factoring, seasonal retail medical factoring, invoice factoring, spot factoring, limited factoring और रिवर्स फैक्टरिंग। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में मेरी आदत थी कि मैं 18 पॉइंट लिख के आती थी। हाँ थोड़ा अजीब लग सकता है बट मैं सिर्फ पॉइंट करती थी। अब इसके अंदर भगवान जाने मैं क्या लिख के आती थी। बट अब जैसे रिकोर्स और नॉन रिकोर्स है या एडवांस और मेच्योरिटी है तो जो मेरे दिमाग में आता है पेपर में या जो भी आप ये लगा लो कि मेरे को मैंने कभी पढ़ा होता था डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, चलो ये वाला आसान है, तो डोमेस्टिक में जो समझ आता था वो लिख देती थी। तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिए याद किए थे। मेरी सजेशन यही है। अब अब आप एक काम कर सकते हो, जब आप याद कर रहे हो नेम्स को अच्छे से याद कर लो, फिर जब आप पढ़ने लगोगे ना दोबारा से रिवाइज करोगे। अब पता नहीं कितने लोग रिवाइज करते हैं, तो फिर रिवाइज करते वक्त मैं एक बार देख लेती थी कि रिकोर्स है क्या। अगर पेपर में याद रह गया तो ठीक है, वरना नाम तो याद कर ही लिए, उसे अच्छे से लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, टीचर ने पढ़ना तो वही है, और जो उसके अंदर कंटेंट लिखा है वो फैक्टरिंग के रिलेटेड ही कुछ भी लिख दिया तो बस। तो दैट्स इट। इसके बाद फंक्शंस है फैक्टर के, ये एज सच मैंने किए नहीं थे क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। रोल एडवांटेजेस ये भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है इनकी करने की, पेपर में से टाइप्स ही आते हैं। वैसे ये फोर फिटिंग वाला भी आया हुआ है पेपर में बट वो मेरा ऑप्शन में निकल गया था तो मैंने फोर फिटिंग नहीं किया था। हाँ इसका फोर फिटिंग और फैक्टरिंग का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देख लो। फैक्टरिंग एक डोमेस्टिक बिल परचेज और डिस्काउंट है, फोर फिटिंग रेफर करते हैं डिस्काउंटिंग हमारे फॉरेन क्रेडिट के। फैक्टरिंग में 75 से 80% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, फोर फिटिंग में हमारा 100 है। फैक्टरिंग फॉर अ ओपनिंग अकाउंट हमें कोई लेटर या क्रेडिट एक्सचेंज रिक्वायर्ड नहीं है, फोर फिटिंग में रिक्वायर्ड है। फैक्टरिंग रेफर करता है विद और विदाउट रिसोर्सेज, फोर फिटिंग में हमारे विदाउट रिसोर्सेज है। शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन हो सकती है फैक्टरिंग में अप टू 180 डेज। फाइनेंसिंग इन फोर फिटिंग वो हो सकती है आपकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट पीरियड 180 डेज से 7 ईयर्स। तो हमारा फैक्टरिंग कॉन्टिन्यूस अरेंजमेंट है। फोर फिटिंग हमारा ट्रांजेक्शन वाइज होता है। फैक्टरिंग के अंदर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों रिसीवेबल्स हैं, फैक्टरिंग के अंदर एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स ही हैं। तो फैक्टरिंग के अंदर हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम साइज ऑफ ट्रांजेक्शन फोर फिटिंग में मिनिमम वैल्यू है $250 पर ट्रांजेक्शन। तो इसके डिफरेंस ज़रूर इंपॉर्टेंट है इससे जो आता है पेपर में।
तो यही कुछ टॉपिक्स थे जिसे करके मैंने अपने एग्ज़ाम में 65 मार्क्स लिए थे 80 में से, और टोटल मेरे 85 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। अब देखो, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैंने तो सिर्फ पॉइंट बता दिए, मैंने कुछ बताया, कुछ पॉजिटिव भी सोच सकते हैं वीडियो के, कुछ नेगेटिव भी सोच सकते हैं। देखो, ज़्यादा टाइम मैं भी नहीं लेना चाहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखो पेपर, अब अगर कोई बच्चा है जिसे बहुत नॉलेज गेन करनी है फैक्टरिंग की, तो वो इस बुक से तो कभी आएगी भी नहीं। इस सब्जेक्ट की, फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की, इस बुक को पढ़ के आपको प्योर नॉलेज आएगी भी नहीं। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितनी मेहनत हमें पेपर में मार्क्स लेने के लिए करनी है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो। देखो, ये बात सच है कि जितने भी हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हमें कहीं काम नहीं आने। कल को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्या उसके अंदर आपको फैक्टरिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं। फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज से पूछेंगे? नहीं। बट पता नहीं, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, तो हमें जो करना है वही करना है। तो ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना। एग्ज़ाम है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन, जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब 2 वीडियो में हमारा ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, और 2 वीडियो है। अब ये लगा लो, अगर आप 1 घंटा भी, मतलब दोनों वीडियो 50 आधा-आधा घंटे की लगा लो है, तो 1 घंटे में आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया। और आई डोंट थिंक कि पूरे यूट्यूब पे आपको इससे कम टाइम में कोई सिलेबस आपका कंप्लीट करके देगा इन अ मैनर। अब मैं इससे ज़रूर गारंटी कह सकती हूँ, जो मैंने वीडियो में बताया, अगर कोई इतना पढ़ ले तो उसके 60 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे 80 में से। अब मैंने इसके टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग के कितने पॉइंट बोले? 18। अब अगर पेपर में कोई 18 पॉइंट लिखेगा, अब मैं ये नहीं कह रही, अब रिसोर्स, नॉन रिसोर्स, तो इसी से मिला के 8 के हमने 13 कर लिए। इसके अलावा मैंने 5 और ही तो किए, मैंने कुछ और थोड़ी किया। 5 पॉइंट एक्स्ट्रा ही तो याद किए सबसे, बस उसे प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा बदल दिया। तो अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स